आपका स्वागत है साइंस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। बोर्ड पर बनाई गई वीडियो में कुछ क्लैरिटी और ऑडियो क्लैरिटी क्लियर न होने के कारण इस वीडियो को हम पीपीटी बना रहे हैं ताकि हम चेक कर सकेंगे पीपीटी पर कैसी बनती है। देखो, लास्ट टॉपिक जो हमने लिया था क्रिस्टल जालक इकाई कोष्टिका वगैरह का हम डिस्कस किया था। हमने अवयवी कणों को निकाला था कि कई कैसे अवयवी कणों की संख्या निकालते हैं। तो वहीं से मैं बैक ऑफ स्टार्ट करता हूँ। आपको बता देता हूँ कि भाई किसी भी ठोस के अंदर जो अवयवी कण होते हैं जैसे अणु परमाणु आयन वगैरह, वो क्या होते हैं, एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित होकर एक जाल रूपी संरचना का निर्माण कर लेते हैं जिसको हम कहते हैं क्रिस्टल जालक। आपके सामने एक दिख रहा होगा, क्रिस्टल जालक भी दिख रहा है। और क्रिस्टल जालक में से एक थोड़ा सा एक हिस्सा अलग कर दिया गया है। इस हिस्से को हम क्या बोलते हैं, यूनिट सेल या फिर इकाई कोष्टिका। दिख रहा है आपको ये देखो आप, ये क्या होती है, इकाई कोष्टिका होती है। इकाई कोष्टिका को मैंने आपको बताया था कि भाई किसी भी क्रिस्टल जालक की वह सबसे छोटी इकाई जिसको बार बार दोहराने पर मतलब तीनों अक्षों पर, ये एक्स वाई और जेड, इन तीनों अक्षों पर बार बार दोहराएं तो एक 3D संरचना बनती है, एक त्रिविमीय संरचना बनती है जिसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल जालक कहते हैं। अब देखो, क्रिस्टल जालक और यूनिट सेल को आप क्लियर रखना है। यूनिट सेल के प्रत्येक कोने पर आपने देखा है कुछ एटम बने हुए हैं। देखो, दिख रहे हैं आपको ये एटम, दिख रहे हैं। और इन एटम को अगर हम हटा दें तो इनकी जगह पर क्या दिखेगा, हमें एक स्पेस दिखेगा। उस स्पेस को हम कहते हैं जालक बिंदु। क्रिस्टल जालक के अंदर जो स्पेस जहाँ पर एटम रहते हैं उस बिंदु को क्या कहेंगे हम, जालक बिंदु। और जो आपके बुक है, बुक के अंदर एक नया वर्ड दिया हुआ है, मोटिफ और बेसिस। इसका मतलब भी कोई अलग नहीं है। जो आपका क्या नाम है, अवयवी कण होते हैं उन्हीं को हम मोटिफ और बेसिस भी कह सकते हैं। जैसे आप डायग्राम में देखेंगे, मोटिफ का मतलब होता है भाई परमाणु या परमाणु के बहुत सारे समूह भी हो सकते हैं जो क्या हो सकते हैं, जालक बिंदु पर व्यवस्थित होकर क्रिस्टल जालक का निर्माण करते हैं। दिख रहे हैं आपको ये, इधर अगर आप देखेंगे तो जालक बिंदु जो है वो भी दिख रहे हैं आपको इसमें, और मोटिफ भी दिख रहा है। जालक बिंदु क्या है, मैंने आपको बताया कि भाई जालक बिंदु जहाँ पर अवयवी कण व्यवस्थित होते हैं और अवयवी कण व्यवस्थित होकर एक क्रिस्टल जालक का निर्माण करते हैं। मतलब जिस जगह पर अवयवी कण स्थित होते हैं उसी का कहते हैं जालक बिंदु। और परमाणु या आयन या फिर उनके समूह को क्या कहते हैं, हम मोटिफ कहते हैं। क्या कहते हैं उनको हम, मोटिफ। ये मोटिफ जो है, ये मोटिफ किसे कहते हैं, वही परमाणु और परमाणुओं के समूहों को। अब मोटिफ को सीधी रेखाओं में जोड़कर ही या फिर अवयवी कणों को सीधी रेखाओं में जोड़कर ही हम क्या करते हैं, जालक का निर्माण करते हैं। अब देखो, क्रिस्टल जालक के कुछ विशेष गुण होते हैं जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट है हमारा, जालक में प्रत्येक बिंदु जालक बिंदु या जालक स्थल कहलाता है। समझ गए, मतलब मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर जाल के अंदर जहाँ पर अवयवी कण व्यवस्थित होते हैं या फिर स्थित होते हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं, हम जालक बिंदु कहते हैं। दूसरा पॉइंट है, क्रिस्टल जालक का प्रत्येक बिंदु एक अवयवी कण या परमाणु को दर्शाता है। प्रत्येक मतलब जालक का प्रत्येक बिंदु क्या होता है, एक अवयवी कण या फिर उसको, और अवयवी कण का मतलब परमाणु अणु या फिर आयन को दर्शाता है। मैंने आपको बताया कि जालक बिंदु पर कौन स्थित होते हैं, अवयवी कण स्थित होते हैं। तीसरा पॉइंट है जो क्रिस्टल जालक के विशेष गुणों में से है, जालक बिंदुओं को अगर सीधी रेखा से जोड़ा जाए, जोड़कर ही क्रिस्टल का निर्माण होता है। मैंने आपको बताया अभी कि भाई जैसे ये हमारा एक पॉइंट, ये एक जालक बिंदु, ये दूसरा जालक बिंदु, ये तीसरा जालक बिंदु, ये चौथा जालक बिंदु। इसी तरीके से अवयवी कण यहाँ पर भी व्यवस्थित जालक बिंदु हैं जहाँ पर अवयवी कण व्यवस्थित होते हैं। अब देखो, इनको अगर आप मिलाते हैं तो क्या बनता है, एक जालक का निर्माण होगा जिसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल जालक कहते हैं। तो सही बात है कि भाई जालक बिंदुओं को सीधी रेखा से जोड़ देते हैं तो किसका निर्माण हो जाता है, क्रिस्टल जालक का निर्माण हो जाता है।
अब देखो इसमें अगला जो पॉइंट है वो है इकाई कोष्टिका के पैरामीटर या अभिलक्षण। अब देखो इकाई को कोष्टिका के पैरामीटर्स क्या होते हैं, मतलब उसको हम किस पर माप सकते हैं, किस पर नाप सकते हैं, किस पर क्या कर सकते हैं। मतलब जैसे उसको अपन कहते हैं ना, जैसे लंबाई को नापना है तो भाई किस में नापते हैं कि को सेंटीमीटर मीटर में नापते हैं, ये इसके लंबाई के पैरामीटर है। अपन को दूरी को नापना है तो किलोमीटर में नापना है। इस तरीके से ये सब क्या होते हैं, इनके नापने के पैरामीटर होते हैं। तो हम इकाई कोष्टिका में भी कुछ पैरामीटर्स पाए जाते हैं। जैसे आपको दिख रहा होगा इस चित्र के अंदर, इस चित्र में देखें आप तो एक इकाई कोष्टिका बनी हुई है जो कि एक 3D स्ट्रक्चर है। वो आपको दिख रहा है इसके अंदर कि ये जेड अक्ष पर भी है, वाई अक्ष पर भी है और एक्स अक्ष पर भी विन्यासित होती है। अब देखो इसके अंदर जो ये आपको गोले गोले दिख रहे हैं, ये क्या है, हमारे अवयवी कण हैं। दिख रहे हैं आपको ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, या अवयवी कण हैं। अभी इन अवयवी कणों के बीच की दूरी दिख रही है आपको, ये ए से प्रेजेंट कर रखा है, स्मॉल ए से। ऐसे ही यहाँ पर जेड अक्ष पर जो दिख रहा है आपको, इन अवयवी कणों के बीच की दूरी को किससे प्रदर्शित कर रखा है, सी से। ऐसे ही वाई अक्ष पर जो इन अवयवी कणों की दूरी है उसको प्रदर्शित कर रखा है कौन से पर, बी बिंदु से। तो ये जो दूरियां हैं अवयवी कणों की अक्ष के ऊपर, इनको बोला जाता है अक्षीय दूरियां। क्या कहते हैं इनको, अक्षीय दूरियां। देखो टाइपिंग में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है। टाइपिंग में क्या मतलब, ये लिखने में, क्योंकि ये माउस से लिखना पड़ रहा है या पॉइंटर से लिखना पड़ता है, जो कि इतना आसान नहीं है। अक्षीय दूरियां कौन कौन सी होती है भाई, एक तो ए, स्मॉल बी, और एक होती है स्मॉल सी। ये क्या होती है, अक्षीय दूरियां। यहाँ पर क्या करेंगे हम कि भाई अवयवी कणों, किसी भी इकाई कोष्टिका के अंदर दो अवयवी कणों के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। ठीक है, जो आपके दिख रहा है आपको कि भाई एक्स अक्ष पर जो है वो क्या है, ए, बी, जो आपका वाई अक्ष है उस पर क्या है, बी, और जेड अक्ष पर क्या है, सी दूरी है। इसी तरीके से आपको यहाँ पर कुछ दिख रहे हों, देखो मैं कलर चेंज करके दिखाता हूँ आपको। ये आपको दिख रहा होगा एल्फ़ा बीटा गामा। एल्फ़ा ये दिख रहा है आपको, एल्फ़ा, और ये बीटा, और ये गामा। तो ये आपको तीन कोण दिख रहे हैं। एल्फा कोण क्या होता है, ए और बी के मध्य का कोण होता है, दिख रहा है, सॉरी, बी और सी के मध्य का कोण होता है। बी और सी के मध्य का कोण कौन सा होता है, एल्फा। और सी और ए के मध्य का कोण, सी और ए, इन दोनों के मध्य का कोण क्या है हमारा, बीटा। और ए और बी के मध्य का कोण क्या है हमारा, गामा। तो इस प्रकार से तीन कोण भी हो गए हैं, जो कि क्या है, आपको अगर देखा जाए, मैं समझने के तौर पे देखें तो ये फलक दिख रहे हैं आपको। एक अक्ष पर पूरा का पूरा फलक दिख रहा होगा आपको, देखो ये फलक है पूरा। एक फलक वाई अक्ष वाला, ये वाला मैंने बनाया, डार्क किया, ये फलक। इसी तरीके से इसके साथ जुड़ा हुआ एक फलक ये दिख रहा है आपको, ये देखो, इनके मध्य का कोण। तो ये फलकों के मध्य का कोण भी कह सकते हैं, जो कि इकाई कोष्टिका के अंदर होता है, जिनको हम बोलते हैं क्या, अक्ष के ऊपर बने हुए हैं, इसलिए इनको बोलेंगे हम क्या, अक्षीय अक्षीय कोण। क्या बोलेंगे इसको, अक्षीय कोण। और अक्षीय कोण कौन कौन से होते हैं, अभी बताया मैंने आपको, अल्फा,
बीटा और गामा। तो इस प्रकार से इकाई कोशिका के अंदर हमें 3 प्रकार की दो अक्षीय दूरियां और 3 प्रकार के अक्षीय कोण प्राप्त होते हैं, जो कि क्या होते हैं, एक इकाई कोशिका के अवयवी कोणों की दूरियां नापने के लिए या फिर उनके मध्य की दूरी नापने के लिए अक्षीय दूरियां और उनके मध्य के कोण मापने के लिए अक्षीय कोण होते हैं। ये टोटल 3 दूरियां और 3 कोण क्या होते हैं, हमारी इकाई कोशिका के पैरामीटर्स होते हैं, जिनमें हम इकाई कोशिका के कुछ गुण ज्ञात कर सकते हैं, तो दूरी और एक कोण। अब बात करते हैं कि इकाई कोशिका में दो अवयवी कणों के मध्य की दूरी अक्षीय दूरी होती है, जो कि तीनों अक्षों पर होती है, जिन्हें क्रमशः किससे दर्शाते हैं, स्मॉल a व b से दर्शाते हैं। दूसरी बात करते हैं, इनके किनारों के मध्य के कोण क्या होते हैं, अक्षीय कोण होते हैं, जिन्हें अल्फा, बीटा और गामा से दर्शाते हैं। अगला और विशेष बात आपके नोट की है, ये नोट आपको याद रखना है कि इस प्रकार इकाई कोशिका में कुल कितने पैरामीटर होते हैं, 6 पैरामीटर होते हैं, 3 तो अक्षीय दूरियां और 3 अक्षीय कोण। यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है कि भाई इकाई कोशिका के पैरामीटर कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो आपको इन 6 के बारे में और बताने थे। 3 तो अक्षीय दूरियां और 3 अक्षीय कोण है। अगली बात करते हैं हम, इसी से रिलेटेड है, आपके क्रिस्टल संरचना से ही रिलेटेड है। 7 क्रिस्टल समूह, मतलब आपने जो इकाई कोशिकाएं देखी है वो 7 प्रकार की बन सकती है किसी भी ठोस के अंदर या क्रिस्टल संरचना के अंदर। अब बात करते हैं हम कि 7 कौन कौन सी हो सकती है, तो आपको ये याद रखने हैं नाम। 7 में से पहली तो होती है घनीय, आपको संरचना दिख रही है, घनीय कैसी है। उसके बाद आप देखें दूसरा होता है कौन सी प्रकार की, द्विसंबलंबाक्ष, ये घनीय। घन तो आप सभी जानते हैं, चौक का डिब्बा देख सकते हैं आप, वो चौक का डिब्बा, इसकी चारों भुजाएं वगैरह सब समान होती हैं। द्विसंबलंबाक्ष में आपको दिख रहा हो तो देखो, इसकी ये 2 भुजाएं तो लंबी हैं, दिख रही है, और इधर की 2 देखो आप, ऊपर वाली चौकोर चौकोर दिख रही हैं, तो ये द्विसमलंबाक्ष है। अब विषम लंबाक्ष इधर देखेंगे आप, तो ये विषम लंबाक्ष की संरचना है। संरचना आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, आपको नाम याद रखने पड़ेंगे, और इनके कोण मैं आपको बता दूंगा, कोण याद रखने की ट्रिक अपने पास है। एक और होता है त्रिसमनताक्ष, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रोम्बोहेड्रल। एक होती है आपके 5वीं संरचना, जो कि होती है मोनोक्लिनिक, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं एक नताक्ष। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, एक संरचना होती है त्रिनताक्ष, जिसको हम बोलते हैं ट्राइक्लिनिक। और लास्ट होती है हमारे पास हेक्सागोनल, मतलब षटकोणीय। हम सब ने देखा है षटकोणीय संरचना। तो इस प्रकार से ये 7 क्रिस्टल समूह हैं, जिनके नाम हमें याद रखना है। घनीय को बोलते हैं हम क्यूबिक, आप सिंपल क्यूबिक की जगह क्यूबिक भी याद रख सकते हो। द्विसमलंबाक्ष टेट्रागोनल बोलते हैं इसको इंग्लिश में। विषम लंबाक्ष इसको बोलते हैं ऑर्थोरोम्बिक। और एक होता है त्रिसमनताक्ष, जिसको हम बोलते हैं रोम्बोहेड्रल। एक होता है एक नताक्ष, जिसको हम बोलते हैं मोनोक्लिनिक। एक होता है त्रिनताक्ष, जिसको हम बोलते हैं ट्राइक्लिनिक। एक होता है हेक्सागोनल या फिर षटकोणीय। अब इनको अपन को याद कैसे रखना है, इसके लिए मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। उससे पहले आपको इस सारणी याद रखनी पड़ेगी, जो कि हम पूरी सारणी हमारी ट्रिक से ही याद रख सकते हैं, ठीक है। अब देखो, ये है आपके क्या, सारे के सारे सातों के सातों क्रिस्टल तंत्र हैं, 7 समूह हैं, जिनमें हम इकाई कोशिका कैसे हो सकती है। देखो, घनीय है, जिसमें हमें याद रखनी है अक्षीय दूरियां, अक्षीय कोण, इनके एग्जाम्पल्स में हमें याद रखना है। ऐसे द्विसमलंबाक्ष, तो इनको याद रखना इतना आसान नहीं होता है, इसलिए हमने इसको आसानी करने के लिए क्या बनाया है, ट्रिक बनाई है। अब उस ट्रिक में आपको क्या करना है, आपको इनके इंग्लिश नेम याद रखने हैं। इंग्लिश नेम से देखें आप, मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या याद रखने हैं। जैसे आपको इंग्लिश नेम में एक को लिखा हुआ है क्यूबिक मतलब घनीय। ऐसे आपको एक बार रीड करना, इतना टफ नहीं होते हैं ये नाम, दिख रहा होगा। क्यूबिक से हम क्या लेंगे, बस सी। ऐसे ही टेट्रागोनल मतलब द्विसमलंबाक्ष, इससे लेंगे हम टी। और ऐसे ही ऑर्थोरोम्बिक, और इससे लेंगे ओ। विषमलंबाक्ष से रोम्बोहेड्रल मतलब त्रिसमनताक्ष, इसको लेंगे हम आर। और हेक्सागोनल में से लेंगे हम एच। और मोनोक्लिनिक में से एम। और ट्राइक्लिनिक से टी। अब देखो, इसकी एक मज़ेदार ट्रिक होती है, जिसको मैं बता दूँ आपको।
पहले ट्रिक बता देता हूँ ताकि आप उससे याद रख लेंगे। अब इधर ध्यान देना, जिसकी मैं ट्रिक बता रहा हूँ। इस ट्रिक से आपको क्या है कि एक तो इनके अक्षी दूरी याद करने की भी, रटने की भी ज़रूरत नहीं है, और ना ही हमें इनके नाम तो याद रखने पड़ेंगे आपको। बस इसकी क्या है कि आपको जैसे देखें आप, थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम इसमें हुई है, पॉइंटर घूम गया था। ये देखो, इससे लिया मैंने सी, इससे लिया मैंने क्या, टी, इधर देखना आप, ट्रिक बना रहा हूँ मैं। और इससे लिया मैंने क्या, ओ, इससे मैंने लिया क्या, आर। अब देखो यहाँ पर मैं एच ना लेकर पूरी ट्रिक बता दूँ आपको। इसका पूरा अपन हेक्सागोनल ही नाम लेंगे, इसको अपन बोलेंगे मोनोक्लिनिक और इसको बोलेंगे अपन ट्राइक्लिनिक। कैसे क्या होगा इधर ध्यान देना। एक क्या होते हैं, जैसे मार्केट आजकल रास्ते वगैरह में कुछ ऐसे उद्दंडी लोग मिल जाते हैं हमें, तो वो क्या, उनको हम धमकी देते हैं। क्या धमकी देंगे कि ओए, सी टी और सी, सी से सी टी, सी टी, सी टी बनाते हैं, मुँह से सी टी बजाते हैं, सी टी और मत मार, वरना मत मार। क्या बोलोगे आप, सी टी और मत मार। ये और के बाद क्या लिख देंगे अपने, मन से जोड़ दें हमने, मत मार। ठीक है, सीटी और मत मार, वरना, धमकी दे रहे हैं हम, वरना। वरना ये सब हमने मन से जोड़े हैं ये वर्ड। इसमें कोई नाम नहीं है ऐसा इनके रिलेटेड। तो मत मार वरना, ये हमने मन से जोड़ा। वरना, इधर देखेंगे आप, वरना हेक्सागोनल, मुंह कैसा हो जाएगा उसको अपन मारेंगे तो, हेक्सागोनल, आप समझते हैं ना, मुंह ऐसा हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, सूज जाएगा मार मुंह इसका। तो हेक्सागोनल मुंह लेकर कहाँ जाएगा, मुंह, मुंह लेकर कहाँ जाएगा, पहले तो ये जाएगा एक क्लिनिक, एक क्लिनिक मतलब मोनो क्लिनिक। फिर उसके बाद वहाँ भी तेरा मुंह सही नहीं होगा तो कहाँ जाएगा फिर, ट्राई क्लिनिक। तो आपको ऐसे याद रखना है, सीटी और मत मार, सीटी और मत मार। इधर देखो आप, सीटी और मत मार वरना क्या लेंगे फिर हम, हेक्सागोनल मुंह लेकर पहले जाएगा मोनो क्लिनिक मतलब एक क्लिनिक, फिर जाएगा किस पे, ट्राई क्लिनिक पर जाएगा। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। इसी तरीके से जैसा मैंने सीक्वेंस बताया आपको वैसे ही याद रखना है। अब देखो, इस पर अक्षय दूरे याद रखने की अपनी बहुत अच्छी ट्रिक है, इसको भी याद रखेंगे आप। कैसे, ए, अक्षय दूरियाँ जो है आपकी घन, ये घन में आपको सब ज़्यादा पता है कि भाई चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो ए बराबर बी बराबर सी। तो इसके कोण भी क्या होंगे, सारे के सारे आपको पता है, एल्फा बीटा गामा क्या है, सारे के सारे 90 डिग्री। तो उसके बाद बात करते हैं हम द्विसमलंबाक्ष में। तो आपको क्या करना है, ऊपर तीनों बराबर थे, यहाँ पर देखो तीनों बराबर थे। अब क्या करना है आपको, पीछे से एक नोट इक्वल करते चलना है, ये एक नोट इक्वल हो गया। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, विषम लंबाक्ष में देखो आप, तीनों की तीनों का क्या करना है, नोट इक्वल। पहले एक करा, फिर उसके बाद दूसरे को भी नोट इक्वल कर दिया। अब त्रिसमताक्ष में जो है वो क्या करना है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं। ऊपर के जो तीन आए ना हमारे, ये तीन, इन तीनों को वापस के वापस यहाँ पर रिपीट कर देंगे एज इट इज़। देखो देखो सेम है, ए बराबर बी बराबर सी, तो यहाँ पर भी ए बराबर बी बराबर सी। उसके बाद देखेंगे आप, ए बराबर बी नॉट इक्वल टू सी। इसके बाद देखेंगे आप, ए नॉट इक्वल टू बी, बी नॉट इक्वल टू सी।
और यहाँ पर त्रिसमनतांश मतलब अपन को तीसरे उसको बेचारे को जो अपन ने मारा उसको तो तीसरे क्लिनिक पे जाना पड़ा, तो उसके हाथ पैर बहुत बुरी हालत हो चुकी है, तो उसका ये भी ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी यहाँ पर भी रहेगा, मतलब उसकी बहुत खस्ता हालत है। और इधर देखो आप, ए नॉट इक्वल टू एल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये यहाँ पर आपको क्या है इस तरह से याद रखना है। और आप देखें अब अक्षीय कोण याद रखना है, तो आपको घन्य का तो मैंने बता ही दिया कि एल्फा बीटा गामा तीनों के तीनों 90 डिग्री होते हैं। एक ऊपर के आप देखेंगे तो आप बस एक ही याद रखना है आपको, कौन सा वाला, घन वाला। तो घन वाला याद रखना है, तो घन के आपको बता दें उसके बाद तीनों के सेम होते हैं। तो ए बना ए एल्फा बीटा गामा, एल्फा बीटा गामा तीनों के तीनों के सेम हमारे 90 डिग्री है। फिर उसके बाद आप देखेंगे त्रिसमताक्ष में आपको क्या याद रखना है कि एल्फा बीटा गामा तो एल्फा बीटा तो बराबर है, लेकिन गामा नॉट इक्वल टू क्या है 90 डिग्री है। फिर उसके बाद हम षटकोणी में देखेंगे तो एल्फा बीटा जो है वो तो है 90 डिग्री, और गामा जो है वो कैसा है आपका 120 डिग्री है। फिर उसके बाद देखेंगे आप एक नताक्ष के अंदर तो एल्फा और गामा है 90 और बीटा कैसा है 90 डिग्री। अब आपको इन दोनों को याद रखना है, बाकी आप देखेंगे तो सब ट्रिक से बन रहे हैं हमारे। इधर देखें आप, मैंने आपको बताया कि भाई ए बराबर बी बराबर सी, तो उससे पीछे से आपको क्या करना है, एक को नॉट इक्वल करना है, फिर दोनों को नॉट इक्वल करना है, फिर क्या करना है सेम एज इट इज़ जो आपने घन विषम लंबाक्ष और विषम समलंबाक्ष वाला लिखे हैं अक्षय दूरियाँ, उनको वापस क्या करना है कॉपी पेस्ट कर देना है, सेम बन जाएगा। और लास्ट वाले मैंने आपको बोला खस्ता हालत है बेचारे की, तो उसके दोनों के दोनों कोण भी और दूरियाँ भी दोनों क्या हैं बिगड़ी हुई हैं बेचारे की। अब इधर बात करते हैं हम, तो वही अक्षीय कोण कैसे याद करना है, तो आपको मैंने बताया कि भाई ऊपर के तीन तो हमें 90 डिग्री तीनों के बनाने अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। फिर उसके बाद एक तीनों के तीनों क्या होते हैं नॉट इक्वल टू क्या है अल्फा बीटा गामा, तीनों बराबर तो हैं लेकिन इक्वल किसके नहीं है 90 डिग्री के इक्वल नहीं है। यहाँ पर देखेंगे आप तो अल्फा बीटा दोनों 90 डिग्री है और गामा कैसा है 120। ये भी आपको याद रख सकते हैं आराम से, क्यों, क्योंकि हेक्सागोनल है, षटकोणी है, षटकोणी के अंदर हमें क्या याद रखना पड़ेगा भाई कि इसमें षटकोण में एक कोण कैसा रहेगा 120 डिग्री का रहेगा। अब बात आती है तो इनके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं हम। ये क्या है हमारे घनीय के अंदर जो एग्जाम्पल्स हैं वो हैं क्या, एक तो NaCl, तो थोड़ा सा इरेज हो जाएगा, इधर देखें आप NaCl। और एक एग्जाम्पल है हमारा क्या ZnS, जिंक ब्लेंड भी जिसको बोलते हैं। इसी प्रकार से द्विसमलंबाक्ष के अंदर जो दो एग्जाम्पल है वो कैसा है हमारा TiO2 या फिर CaSO4, टाइटेनियम ऑक्साइड और कैल्शियम सल्फेट होगा। विषम समलंबाक्ष में जो एग्जाम्पल्स हैं वो हैं हमारे KNO3 और विषम लंबाक्ष सल्फर, मतलब आपको पता होगा सल्फर के अप्रूप होते हैं, सल्फर का एक अप्रूप कौन सा होता है विषम लंबाक्ष होता है। देन इसके बाद त्रिसमलंबाक्ष के अंदर जो एग्जाम्पल है वो है HgS मर्क्यूरिक सल्फाइड और कैल्शियम कार्बोनेट है। देन इसके बाद षटकोणी के अंदर जो एग्जाम्पल है हमें पता है तो ग्रेफाइट की हमने संरचना भी देखी है, ZnO जिंक ऑक्साइड भी होता है। इस तरीके से एक नताक्ष में भी सल्फर का एक अप्रूव होता है, एक नताक्ष सल्फर एक होता है Na2SO4.NH2O। देन इसके बाद त्रिनताक्ष के अंदर जो एग्जाम्पल्स हैं वो हैं आपके K2Cr2O7 और CuSO4.5H2O। तो इस प्रकार से मैं आपको फिर रिपीट कर देता हूँ कि हमें ये 7 क्रिस्टल समूह कैसे याद रखने हैं, ट्रिक बताई थी मैंने आपको। इधर देखेंगे आप ट्रिक में देखेंगे आप तो आपको पता होगा कि भाई ट्रिक क्या है हमारी कि सी टी और मत मार, ये तो हमें याद रखना था क्या मत मार। सी टी और तो कैसे लिया हमने, सी का मतलब होगा क्यूबिक, क्यूबिक का मतलब घनीय, टी का मतलब टेट्रागोनल मतलब द्विसमलंबाक्ष, ओ का मतलब ऑर्थो रोम्बिक मतलब विषम लंबाक्ष, आर रोम्बोहेड्रल मतलब त्रिसमलंबाक्ष है। मत मार वरना ये हमने मन से जोड़ा, मैंने लिख दिया है उसको। फिर उसके बाद यहाँ पर आएंगे हम कि भाई जैसे हम मारेंगे तो क्या होगा, उसका जो मुंह का शेप होगा कैसा हो जाएगा हेक्सागोनल हो जाएगा। लिखेंगे हाँ, यहाँ पर हमने बोला है कि भाई हेक्सागोनल मुंह लेकर, ट्रिक है हमारी है हेक्सागोनल तो याद रखना ही, एक नाम आई गया। हेक्सागोनल मुंह लेकर पहले किस में जाएगा, एक क्लिनिक में जाएगा मतलब मोनो क्लिनिक में जाएगा। फिर उसके बाद वहाँ भी सही नहीं होगा तो कहाँ जाएगा, तो भाई ट्राई क्लिनिक में जाएगा, बड़े क्लिनिक में जाएगा। तो वहाँ पर आप इस तरह से आपको ये नाम याद रखने और इसी से दूरियाँ मैंने आपको बताई थी। आपको क्या करना है भाई, पहले स्टार्टिंग में A बराबर B बराबर C रखना है, फिर उसके बाद पीछे से एक को नॉट इक्वल करना है, फिर दोनों को नॉट इक्वल। फिर क्या करना है आपको, 3 कंप्लीट हो गई, इन तीनों को वापस एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर देंगे हम नीचे के नीचे। फिर उसके बाद जो हमने आपको बताया था त्रिनताक्ष के अंदर क्या है हालत खस्ता है, तो उसके मतलब ना तो कोण बराबर है ना ही दूरियाँ बराबर, इसके हाथ पे सब टूट चुके हैं। अब बात करते हैं कोणों की, तो कोण कैसे याद करना है, आपको बताया गया था कि जो घनीय होते हैं घन के अंदर हम अल्फा बीटा गामा तीनों के तीनों कैसे होते हैं भाई 90 डिग्री होते हैं। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया द्विसमलंबाक्ष में भी 90 डिग्री होते हैं और
विषम लंबाक्ष के अंदर भी क्या होते हैं भाई 90 डिग्री होते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि भाई ऊपर के तीन तो एक जैसे, उनको याद रखने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद हमें अगला याद रखना है त्रिसमद्राक्ष में। उसमें तो देखा होगा आपने कि भाई अल्फा बीटा गामा बराबर तो होते हैं, लेकिन 90 डिग्री के बराबर नहीं होते हैं। ये भी हमें याद रखने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तीनों 90 डिग्री है और नीचे वाला कोई बराबर नहीं होगा 90 डिग्री के। षटकोण में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। गामा हमें क्या है 120 याद रखना है, षटकोण में ही सही बस याद रखना है वो क्या है हमें एक नताक्ष, जिसमें अल्फा और गामा कैसे हैं 90 डिग्री और बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। एग्जाम्पल्स कुछ वो ट्रिक नहीं होती है, आपको पता है भाई। एग्जाम्पल्स हमें थोड़े बहुत रटने होंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कुछ बड़े बड़े एग्जाम्पल्स, इजी एग्जाम्पल्स याद रख लें। जैसे एक तो NaCl याद रख लें, यहाँ पर CSO4 याद रख लें, यहाँ पर विषम लंबाक्ष नाम से याद रख लें सल्फर, यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट याद रख लें, यहाँ पर ग्रेफाइट हमें बिल्कुल याद हो सकता है षटकोण संरचना जैसे। यहाँ पर आप नाम से यहाँ याद रख लें एक नताक्ष सल्फर, और यहाँ पर त्रिनताक्ष के अंदर हम याद रख सकते हैं K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब बात करते हैं हम, तो अगर मुझे लिखना है ट्रिक पूरी तो आपको इस तरह से लिख सकते हैं, ताकि आप घर पर बैठकर आराम से इसको कॉपी कर सकते हैं CT। और एक बात याद रखना, मैं हर साल अलग अलग ट्रिक लिखवाता हूँ, ताकि बच्चे को यूँ ना लगे कि सर अपडेट नहीं हो रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर ट्रिक लिख कर दे रहा हूँ CT और मत ऊपर चले गए मेरे वर्ड, मार वरना हेक्सागोनल शेप में, मुंह लेके मतलब है ना, हेक्सागोनल हेक्सागोनल मुंह लेकर कहाँ जाएगा पहले, मुंह लेकर पहले कहाँ जाएगा भाई, मोनोक्लिनिक, फिर उसके बाद जाएगा कहाँ पर भाई, ट्राई क्लिनिक। ये आपकी क्या हो गई, ट्रिक हो चुकी है क्या याद रखने की, उस सारणी को याद रखने की। देखो ट्रिक जो होती है उसके लिए आपको बस इसलिए ट्रिक लिखी जाती है कि ताकि आपको याद करने में कठिनाई ना हो, इजी वे हो जाए। ठीक है, तो ये ट्रिक आपको लिख लेनी है, या तो स्क्रीनशॉट ले लेना आप। देखो राइटिंग सही नहीं आ रही क्योंकि मुझे पॉइंटर से लिखना पड़ रहा है यहाँ पर, इसलिए। अब देखें आप, अगली जो बात करते हैं हम अगले टॉपिक की, वो है ब्रेवे जालक। ये आपकी बुक में दिया गया है। एक साइंटिस्ट था, फ्रेंच साइंटिस्ट ब्रेवियस, अगस्तो ब्रेवियस। उसने क्या बताया कि भाई अगर जो हमने 7 क्रिस्टल समूह बताए हैं उसके अंदर जो आपकी इकाई कोशिकाएं होती है वो व्यवस्थित होकर बस केवल और केवल 14 प्रकार की संरचना ही बना सकती है। अदरवाइज़ अगर हम देखते हैं तो जो मात्र कोशिका है वो टोटल 4 प्रकार की होती है। मैंने आपको बताया था, सरल इकाई कोशिका, फलक केंद्रित, कायिक केंद्रित, आधार केंद्रित। अगर प्रत्येक जो संरचना है घनीय, द्विसमलंबाक्ष, त्रिसमनताक्ष, षटकोणीय, एकनताक्ष, त्रिनताक्ष, अगर प्रत्येक प्रकार की जो इकाई कोशिका है वो 7 प्रकार के अगर संरचनाएं बनाती है तो 7 चौक 28 संरचनाएं बनने की संभावना होती है। लेकिन वैज्ञानिक ब्रेवे ने बताया कि जो आपकी 4 प्रकार की इकाई कोशिकाएं वो केवल और केवल 14 प्रकार के क्रिस्टल संरचनाएं बनाती हैं। तो याद रखना, ब्रेवे जालक भी कहते हैं इन 14 संरचनाओं को। अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर देखेंगे आप,
तो आपने देखा, मैंने बताया कि अभी अपन ने पढ़ा, डिस्कस किया कि भाई अगर 7 क्रिस्टल समूह तो पहला कौन सा होता है? घन। घन के अंदर जो घन वाली जो संरचनाएं बनाएगी वो कौन कौन सी होगी? एक तो आद्य। आद्य का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर इसको आद्य लिखा गया है, लेकिन यहाँ को अपन सिंपल या फिर आप इसको बोल सकते हैं सरल भी बोल सकते हैं। आद्य को क्या बोल सकते हैं हम? सरल। ठीक है। देन इसके बाद हम बात करते हैं दूसरी। तो यहाँ पर घन के अंदर जो मात्र कोष्ठिका हो सकती है वो दूसरी कौन सी हो सकती है? अंतः केंद्रीय। अंतः केंद्रीय मतलब आपको बताया गया था जिसमें अवयवी कण जो होते हैं, या फिर इसको काय केंद्रीय बोल सकते हैं अपन। क्या बोल सकते हैं इसको? काय केंद्रीय। काय केंद्रीय भी हम इसको बोल सकते हैं। जो मैंने आपको बताया था कि जो अवयवी कण होते हैं वो कोनों के साथ साथ काय के केंद्र पर भी पाए जाते हैं। एक होता है फलक केंद्रीय। फलक केंद्रीय, अंतः केंद्रीय और आद्य, तीनों की तीनों ही इकाई कोष्ठिकाएं क्या बना सकती है? केवल और केवल घन बना सकती हैं। अभी तो देखेंगे आप। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया फलक केंद्रीय। फलक केंद्रीय में अगर आपको पता हो तो फलक केंद्रीय के अंदर अवयवी कण जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? फलक केंद्रीय के अंदर अवयवी कण कहाँ पाए जाते हैं हमारे? एक अवयवी कण पाए जाते हैं एक तो कोनों पर, और साथ ही साथ उनके फलकों के केंद्र पर भी पाए जाते हैं। अगली बात करते हैं द्विसंलंबाक्ष। द्विसंलंबाक्ष के अंदर अगर आप याद रखें तो यहाँ पर भी एक तो सरल या फिर आद्य होती है, और एक क्या होती है? अंतः केंद्रीय इकाई कोष्ठिका बना सकती है। आपको बस एक इजी वे में पड़ गया कि विषम लंबाक्ष जो है वो चारों प्रकार की इकाई कोष्ठिकाएं बना सकती है। सरल भी बना सकती है, काय केंद्रित भी बना सकती है, और फलक केंद्रित भी बना सकती है। बात करते हैं तो यहाँ पर एक और अपने बताया आधार केंद्रित भी बना। अंत्य का मतलब होता है आधार केंद्रीय। इसका मतलब क्या होता है? आधार केंद्रित। मैंने आपको बताया था ना कि अवयवी कण जो होते हैं वो कोनों के साथ साथ समानांतर फलकों पर भी पाए जाएं तो उसको हम क्या कहते हैं? आधार केंद्रित। या फिर आप इसको समानांतर फलक ना लेकर के लेंगे अपन, क्या बोल सकते हैं? इनको आधार भी बोल सकते हैं। तो इधर देखें आप। तो अगली जो बात करते हैं हम त्रिसमलंबाक्ष की बात करते हैं। तो त्रिसमलंबाक्ष में केवल और केवल कौन बनाएगा? सिंपल यूनिट सेल बनाएगी। ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं षटकोणीय की। तो षटकोणीय में कौन बनाएगा? वो भी सिंपल यूनिट सेल बनाएगी। और एक अंताक्ष में देखेंगे तो आप सिंपल और अंत्य। अंत्य का मतलब वापस मैं आपको बता दूँ आधार केंद्रित है। कौन सा है? आधार केंद्रित। और उसके बाद आद्य। आद्य का मतलब वापस सरल। अब देखो ये कैसे याद रखेंगे कि सर ये कौन कौन सी कितनी बनाएगी? तो इसके लिए आपको जैसे एक मोबाइल नंबर याद रखना आजकल बहुत इजी होता है, सभी याद रख सकते हैं। तो इसी तरीके से हमें ये इस नंबर को, जो हमारी ट्रिक है वैसे ही याद रखना है। ट्रिक में जो सीक्वेंस है वैसे याद रखना है। ट्रिक में सीक्वेंस क्या था? CT। ये देखो आप, ये C और ये T और ये O और ये R। फिर ये हेक्सागोनल हो गया, फिर ये मोनोक्लिनिक हो गया, फिर ये ट्राइक्लिनिक हो गया। तो CT के जो ट्रिक है उसके अकॉर्डिंग ही मैंने इसके नंबर बना दिए हैं। आपको देखो कैसे नंबर, मोबाइल नंबर याद रखने हैं आपको। कैसे याद रखने हैं ध्यान देना। 3 2 4 1 1 2 1, मतलब 324 11 21। इस तरह से आपको इसकी ट्रिक याद रखनी है, जो हमें यहाँ पर जालकों की संख्या याद रखने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखें आप, तो इसके याद रखने की बहुत शानदार ट्रिक हो चुकी है। आपके कुछ भी नहीं करना आपको, क्या कि 3 2 4 1 मतलब 11 21, 1 और 2 और 1। अब ये को 3 किस्में हैं, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर 3 किस्में हैं C में, ठीक है। 2 किस्में हैं T में, और 4 किस्में हैं O में, और 1 किस्में हैं R में, और वापस 1 किस्में षटकोण में, ठीक है। और ये किस्में हैं, 2 किस्में हैं मोनोक्लिनिक में, और एक वापस किस्में आ गया हमारे ट्राइक्लिनिक में आ गया। तो इस तरीके से हमें ट्रिक से क्या रखना है? जालकों की संख्या याद रखनी है कि भाई घन वाले में कितने जालक बन रहे हैं, और आपको टोटल कितने याद रखने हैं। ब्रेव जालक कितने होते हैं? 14। टोटल कर लो आप। 3 2 4 कितने हो गए? 3 और 2 5, 5 और 4 9 और 10 और 11 और 2 13 और 1 14। तो इस प्रकार से हमारे इन जालकों को याद रखने की भी मैंने आपको ट्रिक बता दी, तो जिससे आपको ईजी हो जाएगा। तो आप लोग याद रखें। दैट्स